ओके, तो आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा और हम चलते हैं, कुछ काम की बात करते हैं और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट लीगल मैक्सिम एंड टर्म्स जो एग्ज़ाम में आती हैं, और अगर हम अपने आंसर में लिखते हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। इंजूरियस एंड डैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। सो इन दिस केस आपको लीगल इंजरी हो रही है, आपका राइट हो रहा है वॉलिड, पर कोई आर्थिक नुकसान या फिर इकोनॉमिक डैमेज नहीं हो रहा आपको, तो इस केस में आप टॉर्ट्स के अंदर अपना रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। एशबे वर्सेस वाइट एक बहुत ही हिट केस है इसका। डैमनम्स एंड इंजीरिया, डैमेज विदाउट इंजरी, इट मीन्स डैमेज तो हो रही है, आपको इकोनॉमिक लॉस तो हो रहा है, लेकिन लीगल राइट है आपका वो नहीं हो रहा वॉलेट। ग्लोबस्टर ग्रामर स्कूल इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक इंपॉर्टेंट केस है। नाउ रेस एप्सा लोकेटर, थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, ये टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में एक रहता है, रूल ऑफ एविडेंस है। देखते ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी है। थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट भी इसकी बात करता है। डी मिनिमस लेक्स नॉन क्यूरेट, सेक्शन 95 ऑफ इंडियन पिनल कोड 8060 जो बात करता है ट्रिवियल ऑफेंस की, मतलब बहुत ही छोटे ऑफेंस। So this maxim says that law does not cure or address very minimal kind of offense. जो बहुत ही छोटे काइंड के ऑफेंस होंगे उसमें लॉ उसका रिलीफ आपको लॉ में नहीं मिलेगा। मतलब किसी ने किसी की माचिस की तीली जो चोरी कर ली, किसी ने किसी को कंघी चोरी कर ली, सच काइंड ऑफ थिंग, बहुत ही छोटे छोटे मैटर, उस पर लॉ में कोई रिलीफ नहीं होता। उबिजस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. So right comes along remedy. Like we have fundamental right, so we have a remedy under Article 32 to move towards the Supreme Court of India. So just मतलब होता है आपका right और रेमेडी मतलब कि रेमेडी। तो जहां पर अधिकार है वहां उसको अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था भी है, रेमेडी भी है उसकी, अगर अधिकार का हनन हो रहा है तो। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एग्जीक्यूट, सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अब ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि एवरी सिटीजन और एवरी पर्सन इन इट्स जुडिक्शन नोज द लॉ, हर व्यक्ति जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है उससे लॉ का ज्ञान है, ये लॉ प्रिज्यूम करता है। हम ये नहीं कह सकते हमें इस बात का ज्ञान नहीं था, इस लॉ का ज्ञान नहीं था। इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट। अगर कोई विदेशी भी यहाँ आता है और उसे पता नहीं कि यहाँ पर ये एक्ट ऑफेंस है, फिर भी वो उसकी लायबल होगा, क्योंकि ignorance of law cannot be excusable. So everyone must know the law. Seventh है अपना voluntary not fit injuria. In this maxim, it is a exception of torts liability. If you have voluntarily placing yourself in a situation where you know you have some kind of feeling that yes it is a dangerous situation, it can harm you, but even though you are participating in that activity, आपको पता है कि यहाँ पर खतरा है, फिर भी आप अपना कंसेंट दे रहे हैं, आप वॉलंटरली वहां पर उपस्थित हैं, वहां पर अपनी उपस्थिति अपना पार्टिसिपेशन दर्ज करवा रहे हैं, तो फिर आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। तो इफ कंसेंटिंग पार्टी और वॉलंटरी इंटरिंग इनटू पार्टी, अगर कोई पार्टी वॉलंटरली उसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उसके लिए कोई भी रेमेडी या कोई भी उसका रिलीफ उसे नहीं मिल सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता। वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। विस मेजर, सुपीरियर फोर्स, ये जो मैक्सिम है ये एक्ट ऑफ गॉड जो एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ टॉट का, अप्रत्य विधि का, उसमें है। अगर कोई ऐसा एक्ट जो भगवान ने किया है जिसमें इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होता, उसमें ये एक्सेप्शन अलाउ किया जाता है। विस मेजर, कोई बहुत ही हाई लेवल की एक्सट्रीम लेवल की बाढ़ आ गई या फिर भूकंप आ गया जो इंसान के आपे से बाहर है, तो वहां पर ये
होता है, तो उस मैटर में डिफेंडेंट लायबल नहीं होता है। क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, ये वैकेरियस लायबिलिटी का आधार है, उसका बेस है। ही हु एक्ट्स थ्रू अनदर एक्ट्स थ्रू सेल्फ। मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने एजेंट से या अपने कोई नौकर से कोई काम करवा रहा है, उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो काम कर रहा है, तो उसके एक्ट के लिए उसका मास्टर भी लायबल होगा। तो वैकेरियस लायबिलिटी में मास्टर सर्वेंट भी आता है आपका, और प्रिंसिपल एजेंट भी आता है, कई रिलेशन आते हैं, तो उसका ये आधार है। तो उसके एक्ट के लिए आपका प्रिंसिपल और मास्टर भी लायबल होगा। एक और होता है मैक्सिम इसका, रिस्पोंडेंट सुपीरियर। लेट द मास्टर बी रिस्पॉन्सिबल। Caveat imperator. This maxim is saying that let the buyer be aware. The person who is buying the thing, जो परचेजर है, जो खरीद रहा है चीज, उसकी जिम्मेदारी है वो अवेयर हो। कोई भी प्रोडक्ट ले रहा है तो उससे उस देख ले कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और लेने के बाद सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये कैपिटलिस्ट टाइप का है, इसमें फ्री मार्केट को बहुत प्रमोट किया जाता है। कैविट इम्पेटर, तो बायर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है। तो दिस मैक्सिम साइन क्यू नॉन। साइन क्यू नॉन मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन, जिसका होना एक एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, या एक कंडीशन का होना एक काम होने के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोटिंग का राइट है, वोट देना है आपको, तो आपका 18 साल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। तो 18 साल क्रॉस करना साइन क्यू नॉन है वोटर आईडी में आपको रजिस्टर होने के लिए या वोट देने के लिए। तो 18 years is a sine qua non for being a voter in India. So this term always come in books, sine qua non. So a most essential condition. If that condition is not fulfilled, the other thing will not be fulfilled. Amicus curiae. Amicus curiae मतलब होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, कोर्ट का मित्र। कोर्ट जो होती है, जो जज होते हैं वो लॉ में एक्सपर्ट होते हैं, बट सम टाइम्स कुछ ऐसे मैटर आ जाते हैं जहां पर उन्हें खुद एक्सपर्ट की असिस्टेंट चाहिए होती है। इस मैटर्स में वो एक एक्सपर्ट हो गया, एक नामचीन कोई व्यक्ति होता है, उससे अपना फ्रेंड बना लेते हैं। फ्रेंड मतलब इन द सेंस दैट कि वो असिस्ट करता है कोर्ट को जजमेंट तक पहुंचने के लिए। मान लीजिए कोई आईपीआर का मैटर आ गया, कोई टेक्निकल मैटर आ गया, कोई साइंस से रिलेटेड मैटर आ गया, तो वहां पर कोर्ट जो है वो किसी को बना सकता है एमिकस क्यूरी, फ्रेंड ऑफ कोर्ट। तो वो रिपोर्ट देता है, उस पर जजमेंट के लिए हेल्प करता है वो। 13 है आपका ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये होता है, आधार है आपका प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, that both party must be heard, plaintiff and defendant, accused and victim, both party should get a chance to represent his version. If you are giving decision without hearing the other party, then that decision is not valid as per law. 14 nemo judex in causa sua. No person shall be judged in his own case. It means if there is any kind of bias between a judgment and judge, then that judgment is not valid. Section 479 of CRPC says that if the judge is personally involved, personally this connection with the accused or any of the party, then that judge cannot proceed the judgment, cannot try the judgment, cannot try the trial. So 479 of CRPC. So this is nemo judex in causa sua. No one shall be judged in his own case. So इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जजमेंट जज चाहिए होता है, जिसका किसी भी पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगर किसी भी तरह से बायस होती है तो वो जजमेंट वाइड होता है। 15 माय फेवरेट, विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जुरस अवियंत। ये मैक्सिम आपका लॉ ऑफ लिमिटेशन का आधार है, परिसीमा अधिनियम का आधार है। इसमें ऐसा होता है कि लॉ असिस्ट दोज who vigil over the right but not those who sleep over that. मतलब कि जो लॉ होता है, जो विधि होती है, वो उन्हीं लोगों की सहायता करती है जो उस अपने राइट के लिए बहुत एक्टिव होते हैं,
बहुत ही विजिलेंट होते हैं, उनके नहीं, जो अपने राइट के प्रति ज़्यादा एक्टिव नहीं होते और सोते रहते हैं, उसके लिए वो कुछ करते नहीं। तो ये लिमिटेशन था कि अगर एप्लीकेशन और कोई सूट दायर करने का टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट तक आपने अपने राइट को नहीं किया एक्सरसाइज, उसके लिए आपने दायर नहीं किया, तो एक समय के बाद आप वो बार हो जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू फाइल द सूट, यू विल नॉट बी एबल टू गिव एप्लीकेशन. So vigilantibus non dormantibus juris habeant. Law assists those who vigil over their right, who are active to exercise that right, not over those who sleep over it. So right तो है बट वो सोते रह गए, इसलिए लॉ उनकी मदद नहीं कर सकता. So these 15 maxims I find very much important for exam point of view. So I hope in the next video we will have other maxim as well. Thanks a lot for your kind consideration.